वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 17 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है बुनियादी संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में बुनियादी संरचना सिद्धांत पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अदालत के बाहर सार्वजनिक घोषणा के बजाय अपने निर्णयों के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करेंगे। बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में तो ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट की एक 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला सुनाया कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को दस्तावेज के मूल ढांचे में संशोधन में सक्षम नहीं बनाता है। ऐतिहासिक फैसले को बुनियादी संरचना सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह एक न्यायिक सिद्धांत कि संविधान में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन वर्षों में बुनियादी संरचना सिद्धांत के विभिन्न पहलू विकसित हुए हैं जो संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा का आधार बने हैं। इसका विकास कैसे हुआ? तो आईसी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कम नहीं करती। तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ लगातार फैसलों के बाद कई संवैधानिक संशोधन लागू किए। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 29वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को बदलने या यहाँ तक कि समाप्त करने की अनियंत्रित शक्ति दी। केशवानंद भारती मामला न्यायपालिका और तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के बीच संघर्ष की परिणति था। इस मामले को मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में केरल में एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन और प्रतिबंध से संबंधित केरल भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने की थी। इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने का अधिकार नहीं है। 24वें सीईए के अनुसार संवैधानिक संशोधनों को अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाता था। इस संविधान संशोधन ने संसद को भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन या निरस्त करने की असीमित शक्ति दी। हालांकि न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना या बुनियादी विशेषताएं का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग इसकी बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं कर सकता। न्यायालय ने वह प्रतिपादित किया जिसे संविधान की मूल संरचना के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इस ऐतिहासिक फैसले का मतलब था कि संविधान के हर प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान की मूल संरचना बरकरार है, इन संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को अधिनियमित करके बुनियादी संरचना के इस न्यायिक रूप से नव प्रवर्तित सिद्धांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा को बाहर रखा गया था, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। बामन राव मामले 1981 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना के सिद्धांत का पालन किया और आगे स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। यह केशवानंद भारती मामले में फैसले की तारीख है। संविधान की कौन सी विशेषताएं मूल संरचना का निर्माण करती हैं?
तो संविधान में प्रदत्त मूल संरचना के घटकों को आज तक विभिन्न मामलों में न्यायपालिका द्वारा मान्यता दी गई है। इसमें से कुछ घटक हैं जिसमें भारतीय राजनीति की संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समता का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति आदि ये बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक दी हैं, लेकिन इसका कोई अभी निश्चित या कोई परिभाषा इसकी नहीं गढ़ी गई है। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल INS सुमेधा के बारे में है। आइए जानते हैं INS सुमेधा के बारे में। तो एक भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा ने हाल ही में भूमध्य सागर में कई अन्य नौसेनाओं के साथ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। INS सुमेधा स्वदेश निर्मित सरयू श्रेणी के नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज का तीसरा जहाज है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया और निर्मित किया गया है। इसे 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना को में शामिल किया गया था। ये विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी फ्लीट का हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य EEZ निगरानी, समुद्री डकैती रोधी गश्त, बेड़े समर्थन संचालन, अपतटीय संपत्तियों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के लिए अनुरक्षण संचालन करना है। इसकी विशेषताएं तो इसका विस्थापन 2230 टन है और लंबाई 105 मीटर और बीम 12.9 मीटर है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज लगा हुआ है। ये एक एडवांस्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को अपने साथ ले जा सकता है। जहाज 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जो भारतीय नौसेना में तैनात अपनी तरह का सबसे बड़ा इंजन है, जो इसे 25 समुद्री मील की शीर्ष गति तक पहुंचने की अनुमति देता है। 16 समुद्री मील यानी 30 किलोमीटर पर 6000 समुद्री मील यानी 11000 किलोमीटर की सीमा के साथ अपतटीय गश्ती जहाज विस्तारित मिशन और संचालन के लिए उपयुक्त है। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 के बारे में मुख्य तथ्य तो ये एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय त्रिसेवा अभ्यास है। ये उत्तरी मिस्र में आयोजित किया जाता है और इसका नेतृत्व अमेरिका और मिस्र के सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 1980 में इसकी स्थापना के बाद ये 18 बार हुआ है। अभ्यास के इस संस्करण में भारत सहित 34 देशों ने भाग लिया है। हमारा अगला आर्टिकल कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल के बारे में है। आइए देखते हैं। तो भी हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने के द्वारा विकसित कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल नीति आयोग के सदस्य द्वारा लॉन्च किया गया था। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल ये एक अभिनव मंच कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अधिक कुशल और उत्तरदायी कृषि नीति ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं पर वास्तविक समय मानकीकृत और सत्यापित डाटा प्रदान करना है। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने में भी सुविधा प्रदान करता है। ये पहल भारत के कृषि क्षेत्र में स्मार्टनेस, पारदर्शिता और चपलता लाते हुए गवर्नेंस के सिद्धांत के अनुरूप है। UPAG पोर्टल की मुख्य विशेषताएं तो डेटा मानकीकरण। पोर्टल कीमतों, उत्पाद क्षेत्र में उपज और व्यापार पर डेटा का मानकीकरण करता है, जिससे ये एक ही स्थान पर पहुंच योग्य हो जाता है, जिससे कई स्रोतों से डेटा संकलन करने की और आवश्यकता को समाप्त हो जाती है। डेटा विश्लेषण तो UPAG पोर्टल उन्नत विश्लेषण करेगा जो उत्पादन रुझान, व्यापार सहसंबंध और उपभोग पैटर्न जैसी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। दानेदार उत्पादन अनुमान तो पोर्टल बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ
दानेदार अनुमान उत्पन्न करेगा, जिससे सरकार की कृषि संकटों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ेगी। कमोडिटी प्रोफाइल इस रिपोर्ट, तो ये कमोडिटी प्रोफाइल रिपोर्ट एल्गोरिदम का उपयोग तैयार की जाएगी। व्यक्तिपरकता को कम किया जाएगा और उपयोगकर्ताओं को व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान की जाएगी। प्लग एंड प्ले, उपयोगकर्ताओं को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पोर्टल के डेटा का उपयोग करने की सुविधा होगी, जिससे डेटा संचालित निर्णय लेने में भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में है। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई वासी में शुरू हुआ है। इसकी योजना और इस कल्पना 1990 में मसालों के आयातों और निर्यातों के बीच चर्चा और बातचीत के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। यह एक वैश्विक मसाला उद्योग समूह है जो अपनी 3 दशक लंबी उपस्थिति के दौरान इस क्षेत्र की चिंताओं और विचारों पर विचार विमर्श करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच बन गया है। अपनी स्थापना के बाद यह मसाला बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। BSC 2023 का विषय विजन 2030 SPICES है, जो स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, नवाचार मतलब इनोवेशन, सहयोग यानी कोलैबोरेशन, उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस और सुरक्षा मतलब सेफ्टी के लिए है। भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में मुख्य तथ्य, तो इसका गठन 26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड 1968 और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960 के विलय के साथ किया गया था। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात, प्रोत्साहन और इलायची छोटी और बड़ी के लिए विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड भारतीय निर्यात और विदेश में आयातों के बीच एक कड़ी है। इसके मुख्य कार्य तो छोटी और बड़ी इलायची के घरेलू विपणन यानी खरीदारी का अनुसंधान, विकास और विनियमन, सभी मसालों की कटाई के बाद सुधार, मसालों में जैविक उत्पादन प्रसंस्करण एवं प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना, उत्तर पूर्व में मसालों का विकास करना और गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाओं का प्रावधान करना आदि हैं। हमारा अगला आर्टिकल डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के बारे में है। आइए देखते हैं। ये अभी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर से देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। इसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन और विवाह के पंजीकरण सहित अन्य के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एकल दस्तावेज होगा। केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसांख्यिकी रजिस्टर NPR राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को भी अपडेट करेगा। राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना और भारत में रजिस्ट्रार जनरल के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR के बारे में। तो ये एक रजिस्टर है जिसमें आमतौर पर किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या किसी कस्बे या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले मतलब उसमें सारे व्यक्ति जो रहते हैं, जितने व्यक्तियों का उसमें एक विवरण होता है। इसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता यानी नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के नियम 3 के उपनियम 4 के तहत 2015 में अद्यतन किया गया था। जन्म, मृत्यु और प्रवासन के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए NPR को आगामी जनगणना के लिए मकान सूचीकरण और आवास संचालन के साथ अद्यतन किया जाएगा। NPR का उद्देश्य देश में सामान्य निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना है। बस अभ्यास के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल प्राकृतिक रबड़ के बारे में है। तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ का पेड़ कुछ इस तरह का दिखता है और इस तरह से टोकरी टाइप का लगा दिया जाता है। धीरे धीरे ये वाइट रबड़ टाइप का, दूध टाइप का निकलता रहता है, भर जाता है, तो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। आइए देखते हैं। तो रबड़ बोर्ड पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक परियोजना का कार्यान्वित कर रहा है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है जो
आइसोप्रीन नामक रासायनिक अणु से बना होता है। ये अमेज़न बेसिन का मूल निवासी पेड़ है और जो 19वीं सदी के अंत में एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय बेल्ट में के देशों में लाया गया था। रबर की खेती के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ तो रबड़ के पेड़ों को 200 सेंटीमीटर से अधिक की भारी वर्षा के साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान में अच्छी तरह से बढ़ता है। यहाँ अच्छी जल निकासी वाली अपक्षयित मिट्टी होनी चाहिए। भारत में रबर बागान तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, प्राकृतिक रबड़ का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता और प्राकृतिक रबड़ और सिंथेटिक रबड़ का पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में रबर उत्पादक क्षेत्र तो इसमें पारंपरिक क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला और केरल है। गैर पारंपरिक क्षेत्रों में तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का पूर्वोत्तर प्रांत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ और अन्य भी स्थान इसके बीच शामिल हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में मुख्य तथ्य रबर बोर्ड के बारे में। तो ये रबर बोर्ड अधिनियम 1947 के तहत गठित एक संवैधानिक संगठन है। ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। इसका कार्य तो ये रबर के से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता और प्रोत्साहित करके देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। ये रबर के सांख्यिकी डेटा को भी बनाए रखता है। रबर के विपणन को बढ़ावा देने और श्रम कल्याण गतिविधियों को संचालन करने के लिए कदम उठाता है। तो इसका संगठन बोर्ड का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष करता है। इसे प्राकृतिक रबड़ उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कोट्टायम, केरल में है। हमारा अगला आर्टिकल बागमती नदी के बारे में है। तो बागमती नदी ये नेपाल से निकल के बिहार में आती है और गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ ये बागमती नदी है और इधर ये नेपाल के काठमांडू से निकलकर ये बिहार में बूढ़ी गंडक से मिलते हुए और ये गंगा में मिल जाती है। ये गंगा है और ये बागमती है, ये बूढ़ी गंडक है। तो अब आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में 32 स्कूली छात्राओं को ले जा रही एक नाव पलट गई, जिससे कुछ बच्चों की उसमें मृत्यु हुई है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो बागमती नदी के बारे में जानते हैं। तो ये नेपाल और भारत के बीच की एक सीमा पार नदी है। इसका उद्गम ये काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है और शहर से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ये काठमांडू घाटी से होकर गुजरती है जो नेपाल में स्थित है। ये काठमांडू से पाटन के माध्यम से नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र के प्रांत नंबर 2 से गुजरते हुए विभाजित हो जाती है, जो अंततः भारत के बिहार राज्य में समा जाती है। इस नदी को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ तो विष्णुमती, हनुमंते, धोबी खोला और तुकुचा उद्गम। ये नदी अंततः दक्षिण नेपाल में स्थित नारायणी नदी में मिल जाती है। बागमती और नारायणी का विलीन जल अंततः दक्षिण की ओर और गंगा में मिल जाता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उन्नत सहयोगात्मक स्वायत्त रोवर प्रणाली के बारे में। आइए जानते हैं। ये कुछ इसका चित्र है। तो अभी रक्षा मंत्री ने हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी में उन्नत सहयोगात्मक स्वायत्त रोवर सिस्टम का अनावरण किया है। यह एक अत्याधुनिक 4x4 मल्टी टेरेन मानव रहित ग्राउंड वाहन है। इसे पुणे की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जो भारत फौज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। ये एक उन्नत टकराव बचाव प्रणाली और उन्नत मिशन योजना क्षमताओं से लैस है, जो इसे सैन्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक भरोसेमंद संसाधन प्रदान करता है। इसकी गति तो 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच चल सकती है। इसकी गति है। इसकी पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम और टोइंग पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम है। इसी ARS की प्रमुख विशेषताओं में से एक विभिन्न प्रणालियों के साथ इसकी अनुकूलता है, जिसमें रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन, वाटर जेट मशीनें और सीमा और जल चैनलों के पार भारी सामग्री का परिवहन शामिल है। इसके कार्य तो सीमा निगरानी करना, रणनीतिक संपत्ति परिधा सुरक्षा करना, दंगा नियंत्रण संचालन,
में और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु घटनाएं आदि, अग्निशमन, रासायनिक छिड़काव और विभिन्न पेलोड आवश्यकताओं को पूरा करना आदि इसके कार्य हैं। उत्तरी तकनीकी संगोष्ठी 2023, तो इसका आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और IIT जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां, उत्पाद लॉन्च, एक पर एक संरचित बातचीत, तकनीकी सेमिनार, विचार और नवाचार प्रदर्शन के साथ सैन्य उपकरण प्रदर्शन शामिल हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में निपाह वायरस से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की खुराक को बहाल करने की मांग करते हुए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया गया है। अभी हमारे केरल में देखे गए हैं 4-5 मामले निपाह वायरस के। अभी हमने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस भी करा था। तो आइए देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है। तो इन्हें मोव्स या MABS भी कहा जाता है। इन प्रयोगशालाओं में बनाए गए प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। वे एंटीजन यानी विदेशी सामग्री की तलाश करते हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए उनसे चिपक जाते हैं। मोनोक्लोनल शब्द इस तथ्य को संदर्भित करता है कि प्रयोगशाला में बनाई गई एंटीबॉडीज क्लोन है। वे एक एंटीबॉडी की सटीक प्रतियां हैं। इसका उत्पादन, तो ये एक बड़ी मात्रा में समान एंटीबॉडीज उत्पन्न करने के लिए एक ही प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका, जिन्हें बी सेल के रूप में जाना जाता है, की क्लोनिंग करके उत्पादित किए जाते हैं। ये प्रक्रिया अत्याधुनिक विशिष्ट एंटीबॉडी बनाती है जो एक विशेष एंटीजन को लक्षित करती है, जो वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर कोशिका या अन्य रोग संबंधी अणु हो सकता है। इसकी विशिष्टता, तो इसे किसी भी विशेष लक्ष्य अणु को बड़ी सटीकता के साथ पहचानने और बांधने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये विशिष्टता अनपेक्षित दुष्प्रभावों के जोखिम को कम करती है। इनका उपयोग कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियों और संक्रामक रोगों के उपचार सहित विभिन्न चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज केवल एक एंटीबॉडी के क्लोन होते हैं और वे केवल एक एंटीजन से बनते हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कई अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं से आते हैं और एक से अधिक एंटीजन से बंधेंगे। निपाह वायरस क्या है? तो निपाह वायरस, इसको हम डिस्कस तो कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन अभी देख लेते हैं एक नज़र में। तो निपाह वायरस संक्रमण एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। निपाह वायरस इन्फ्लाइटिस का कारण बनने वाला जीव पैरामाइसोविरेड जीनस हेनिपा वायरस परिवार का एक RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। ये पहली बार 1998 और 99 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। ये पहली बार घरेलू सूअरों में दिखाई दिया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया जाता है। ये बीमारी टेरोपस जीनस के फल चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलती है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक भंडार का मेजबान है। ये वायरस चमगादड़ के मूत्र और संबंधित रूप से उसके मल और चमगादड़ के मल, लार और जन्म देने वाले तरल पदार्थ में मौजूद होता है। इसके लक्षण तो आमतौर पर मानव संक्रमण, बुखार, सिरदर्द, उनींदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु के रूप में चिन्हित इंसेफेलिटिक सिंड्रोम के रूप में प्रकट होता है। इसकी मृत्यु दर 40 से 70% है, मतलब बहुत डेंजर है। और उपचार, इस वायरस का कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में है। आइए देखते हैं। तो ये भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र है। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक वसीन ने हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। BARC भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान प्रतिष्ठान है, जिसका मुख्यालय ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत संचालित होता है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
इसका इतिहास तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की कल्पना की थी। डॉक्टर भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना की। 1966 में भाभा के निधन के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। इसके कार्य तो ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु विज्ञान की उन्नति, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि में रेडियो आइसोटोप के उपयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए ज्ञान और तकनीकी उत्पन्न करने के उद्देश्य से अनुसंधान में लगा हुआ है। ये परमाणु रिएक्टरों, ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों, विकिरण सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है। BARC परमाणु शिक्षा और प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हो गए। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।